तो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं और लास्ट जो हम बात करने वाले थे वो थी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज का पता होना चाहिए और पूरी थर्मोडायनेमिक्स ये जो तीन चीजें लिखी हुई हैं, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इन्हीं के चारों तरफ घूमती है। तो अब कई बार समझ नहीं आता कि पहले आपको हीट पढ़ाया जाए या वर्क पढ़ाया जाए या इंटरनल एनर्जी पढ़ाया जाए या किसको बाद में पढ़ाया जाए, किसको पहले पढ़ाया जाए। तो क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, इनका इंटर रिलेशन हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे जो लगता है कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए उस हिसाब से हम लोग पहले हीट के बारे में जानते हैं कि हीट क्या है, फिर हम वर्क के बारे में देखेंगे और फिर लास्ट में हम इंटरनल एनर्जी को स्टडी करेंगे और इनका इंटर रिलेशनशिप जो है उस पर बात करेंगे। तो देखो, अगर आप लोगों से कहा जाए कि या पूछा जाए कि हीट क्या है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि भाई हीट वो है जो किसी भी सब्सटेंस में होती है जो उसकी गर्माहट देती है ना, जो गर्माहट के बारे में बताती है या वो कितना थर्मली किस स्टेट में है उसके बारे में बताती है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी और इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो एन एनर्जी। ये तीनों ही जो चीजें हैं वो एनर्जी है। बट हीट को और वर्क को और इंटरनल एनर्जी को किस तरह से हम अलग करें, वो सारी जो डिस्कशन है वो हमारी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट की। तो वो एनर्जी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। और अगर हम इस एनर्जी को कहें कि साहब वो किसी सिस्टम में, या तो अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास में सिस्टम है, ये आपके पास में एक सिस्टम है, सिस्टम। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम इस सिस्टम को हीट दे सकते हैं और या इस सिस्टम से हीट निकल सकती है। या तो हमने इसको हीट दी या फिर हीट इससे निकली। हीट मतलब एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी मैंने इसको दिया तो ये प्लस ई हो गया, और अगर एनर्जी इससे निकला तो वो माइनस ई हो गया। और ये जो एनर्जी लेना, एनर्जी देना, मतलब वो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी देगा, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा सिस्टम है और ये जो सराउंडिंग है इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ठीक है। तो अगर इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जो एनर्जी का जो फ्लो है इन अ फॉर्म ऑफ हीट, वो एनर्जी का फॉर्म हीट की फॉर्म में क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा। और एक जगह से दूसरी जगह का भी मतलब है कि वो चीज जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां से फ्लो होगा और कहां जाएगा जहां पर टेम्परेचर कम है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास में एक कंटेनर है और इसमें कुछ हमारे पास में है वाटर, ठीक है। ये वाटर अंदर हमारे पास में, और आप क्या करते हो, यहां पर कोई इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि ये रूम टेम्परेचर पर है 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप क्या करते हो, एक ऐसी चीज इसमें डालते हो जिसका टेम्परेचर 25 ना होकर के या तो 25 से ज्यादा हो या 25 से कम हो। तो मैं मानता हूं कि मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या करता हूं, एक आइस जो है उसका टुकड़ा डाल देता हूं। दिस इज आइस, और ये है हमारे पास में वाटर। जाहिर सी बात है आइस का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी, एनर्जी अगर हम हीट की बात करें तो हीट एनर्जी जो है वो फ्लो होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्या ऐसा हो सकता है
कि ये जो बर्फ है यहां से हीट इस वाटर में फ्लो हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नेचर में जितने भी प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, स्वतः प्रक्रम जितने भी होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसको आप बोलते हो अपने आप। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जहां पर हीट फ्लो अपने आप हो, और अपने आप नेचर में जो हीट फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वाटर है, इस वाटर का जो हीट है वो ज्यादा है, हीट एनर्जी वो इस आइस में ट्रांसफर होगा, और ये आइस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, और इस वाटर का ये जो टेम्परेचर है जो 25 डिग्री सेल्सियस था वो घटने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो जब ये इसको थोड़ी सी एनर्जी दे देगा तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री जो है हो जाएगा जीरो से, और यहाँ इसका टेम्परेचर, वाटर का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री होता है। ऐसे ही थोड़ी और हीट दे देगा तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये लगभग प्रोसेस चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि ये जो आइस है और ये जो वाटर है इनका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। यानी जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये हीट का जो फ्लो है वो लगातार होता रहता है। ठीक है ना, तो अगर हम इनको थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं, है ना, तो थर्मल कांटेक्ट में अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हीट फ्लो जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने तक, जिसको हमने पहले पढ़ा भी था, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि समय के साथ जब वहां पर दोनों चीजें जब तक सेम स्टेट में नहीं आ जाती तब तक वो हीट जो है वो फ्लो होती रहेगी, और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही हीट फ्लो होती रहेगी। और ये जो हीट है ये सिर्फ अकेला इसी तरफ नहीं है, तो ये हीट जो है वो तब तक फ्लो होती रहती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और ये जो एनर्जी है ये कई फॉर्म में होती है जो हीट में कन्वर्ट हो सकती है। वो केमिकल एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, या किसी दूसरे टाइप की जो एनर्जी है किसी भी नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो सभी सिस्टम्स जो हैं या सभी जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो कुछ ना कुछ हीट उसको चाहिए होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, अगर हम यहां पर देखें। ठीक है ना, और जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास, ये हमारे पास में एक क्यूब हो और इसका एक पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर हो, और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं क्यू, और जो यूनिट यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कैलोरी या जूल। ठीक है ना, वो हम कैलोरीज में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस सिस्टम को कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस एनर्जी को जो हीट की फॉर्म में होती है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम को देते हैं, तो ये जो Q की वैल्यू है इसको हम लिखते हैं +Q, क्योंकि हमने इस सिस्टम को एनर्जी दी है। और अगर ये सिस्टम क्या करेगा, अगर ये सिस्टम हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है सराउंडिंग में या किसी दूसरी चीज में जो भी इसके कांटेक्ट में है, तो वहां पर हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी कम हो रही है, और इसलिए वो जो वैल्यू है Q की उसको हम माइनस में लिखते हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर ये सिस्टम जो है ये आइस क्यूब है, तो अगर हम इसको मेल्ट करना चाहते हैं तो मेल्ट अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोई ना कोई एक हीट इसको हम प्रोवाइड करेंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हीट लेकर। लेकिन अगर हम
इस क्यूब को क्या करना चाह रहे हैं, सॉरी ये जो लिक्विड है इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं, तो उतनी ही हीट हमें क्या करनी पड़ेगी, उससे निकालनी पड़ेगी। ये जो पानी मेरे पास में है इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट निकालनी पड़ेगी। और हीट निकालेंगे तो टेम्परेचर देखो ठंडा होता जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो जितनी अमाउंट में हीट इसको प्रोवाइड करनी पड़ रही है मेल्ट होने के लिए, उतनी ही हीट हमको इसमें से निकालनी पड़ेगी इसको फ्रीज करने के लिए या इसको जमाने के लिए या इसको ठंडा करके बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। और यूनिट्स की बात करें तो यूनिट जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इसको हम कैलोरी या जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, ये जो कैलोरी है, कैलोरी इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी 1 ग्राम, मान लीजिए कि ये जो यहां पर वाटर है, ये जो वाटर है ये मान लीजिए कि ये है 1 ग्राम, ये 1 ग्राम और इसका टेम्परेचर इस समय मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है। और अगर आप इसका टेम्परेचर, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपने दे दिया साहब, ये हीट मैंने इसको प्रोवाइड किया है ना, ये क्यू जो है वो आप प्लस कर रहे हो, प्लस क्यू, ये आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। अगर ये आपने हीट इसको प्रोवाइड किया तो इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री अगर आप बढ़ा दो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो और इसका टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए 1 डिग्री बढ़ाने पर, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने यहां प्रोवाइड की है वो क्या होगी, उसको हम बोलेंगे 1 कैलोरी। और अगर आप जूल और कैलोरी को देखें तो इनका जो रिलेशन होता है वो होता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल्स। और अगर आप 1 जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करें तो सिंपली आप कह सकते हो कि 1 जूल जो है इज इक्वल्स टू 0.32390 कैलोरीज। ठीक है। तो ये इसका इंटर रिलेशनशिप है कि जूल को आप कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। सो ये एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। ऐसे ही हालांकि हमारे पास में जो ये जो इंटरनल एनर्जी है, वर्क है, इनको भी हम जूल्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे के। ये हम समझेंगे बाद में, क्योंकि कई बार सवाल उठ सकता है, आपके दिमाग में भी आ सकता है कि देखो जूल को तो हम, वर्क को भी हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को भी हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो तीनों एक ही चीज है। ठीक है। तो एक चीज जो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपने समझ लिया हीट क्या है। हीट वो एनर्जी का फॉर्म है जो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव करती। पहली, अगर आप 2 कंटेनर्स का पानी मिलाएं, एक कंटेनर का पानी और यहां दूसरे कंटेनर का पानी, तो ये जो दूसरे कंटेनर का पानी है इससे आप इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये जो पानी है इसको आप बर्फ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है और जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी ये हीट फ्लो होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो हीट आपको समझ में आया कि हीट जो है वो क्या है और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 कैलोरी किस तरह से होती है। तो हीट के लिए जो चीज ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, क्योंकि आगे भी आपको एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा, तो वो कंफ्यूजन आज ही दूर हो जाना चाहिए कि अगर किसी भी सिस्टम को हीट दी जाती है, ये आपके पास सिस्टम है और अगर आप इसको हीट दोगे तो उसको हम हमेशा बोलेंगे प्लस, है ना। उसको हमेशा आप प्लस में रिप्रेजेंट करोगे अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो। और अगर आप सिस्टम से हीट ले रहे हो, सिस्टम खुद हीट आपको दे रहा है, तो वहां पर जो हीट की जो वैल्यू है Q, वो हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी या नेगेटिव में होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखोगे, क्योंकि जब भी आपके सवाल पूछे जाते हैं या कुछ भी आपसे कहा जाता है, किसी सिस्टम के बारे में आपसे कुछ पूछा जाता है, तो हमेशा वहां पे बात आती है कि आपने सिस्टम को हीट दिया है या आपने सिस्टम से हीट लिया है। तो सिस्टम अगर एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को तो वहां पर आप प्लस साइन दोगे, और सिस्टम अगर रिलीज कर रहा है हीट को तो वहां पर आप नेगेटिव साइन दो। ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे कि हीट जो है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है,
स्पॉन्टेनियसली अगर हम बात करें, स्वतः प्रक्रम की अगर हम बात करें, तो वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव करती है। ठीक है। और एक और लास्ट बात कि हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वो उसकी करंट अवस्था पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो क्या है, वो पाथ फंक्शन है। ठीक है ना, वो पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, सो क्योंकि स्टेट फंक्शंस में आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए दोबारा यहां पर नहीं बताऊंगा कि स्टेट फंक्शंस क्या होते। तो वो वाली क्लास जो आपने ली होगी वहां से आपको वो मिल जाएगा कि स्टेट फंक्शन क्या है। तो ये हीट होती है। अगर हम यहां पर वर्क की बात करें कि साहब वर्क क्या है, वर्क जो दूसरा हमारे पास में एनर्जी का फॉर्म है, तो देखो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा होगा। उस क्लासिकल फिजिक्स में आपने वर्क पढ़ा होगा और वहां पर आपको बताया होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करो और उस फोर्स के दौरान, उस फोर्स को अप्लाई करने पर अगर उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कुछ उसमें कुछ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो उस को हम कहेंगे वर्क। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये फोर्स अप्लाई करने पर ये ऑब्जेक्ट अब खसक करके यहां आ जाता है। तो यहां से और यहां तक ये जो मूवमेंट हुई है, ये मान लीजिए कि ये L डिस्टेंस की हुई और इस पे मैंने फोर्स लगाया F, L डिस्टेंस ये यहां से चल करके और यहां मूव कर गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें कुछ वर्क हुआ है। और वो वर्क क्या हुआ है कि मैंने जितना फोर्स लगाया है और उस फोर्स को लगाने पर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितनी वो दूरी उसने एक जगह से दूसरी जगह चली है, उसको मैं क्या कहूंगा कि वहां पर वो काम हुआ है। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा काम हो जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो भी ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्क। और ये जो वर्क है इसको आपने पढ़ा है मैकेनिकल वर्क। ये जो वर्क है जिसको हम F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय L बोल रहे हो, मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, मैकेनिकल वर्क है। लेकिन अगर आप थर्मोडायनेमिक वर्क की बात करें, हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि साहब थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होगा। तो अगर आप किसी सिस्टम में चेंज कर दो, उसकी स्टेट में चेंज कर दो, चाहे तो हम उसको एनर्जी दे करके या उससे एनर्जी ले करके उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या उसकी स्टेट में परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर उसकी स्टेट में परिवर्तन हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहां पे किसी ना किसी तरह का फोर्स अप्लाई किया हुआ होगा। और अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जरूरी नहीं है कि दूरी के फॉर्म में ही हो। हिसाब ये दूरी के फॉर्म में होगा तभी हम उसको डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में परिवर्तन। ठीक है ना, तो स्टेट में अगर हम परिवर्तन कर दें किसी फोर्स को लगा करके किसी, तो उसको हम कहेंगे कि साहब वो थर्मोडायनेमिक वर्क हुआ है। ठीक है ना, और जो भी हम इस वर्क को करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे किसी ना किसी तरह का कोई हीट काम में हम लेंगे, हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे या हीट उससे हम लेंगे। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं जैसे, तो ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क हम कैलकुलेट करते हैं या बताते हैं, ये वर्क होता है हमेशा हम कोई ना कोई, ये पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे कि साहब हम यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पर उस कंटेनर में एक पिस्टन लगा देते हैं और यहाँ पर उसमें एक गैस भरी हुई है और इस पिस्टन को या तो हम नीचे करेंगे या इस पिस्टन को ये गैस जो है वो ऊपर की तरफ धक्का देगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी एक टाइप का मैकेनिकल वर्क ही है। या तो इसका वॉल्यूम कम होगा जब हम इस पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ धक्का देते हैं, या तो ये गैस जो अंदर भरा हुआ है वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। और इसकी अवस्था परिवर्तन भी हो रहा है कि साहब ये कितना डिस्टेंस ऊपर गया, किस डिस्टेंस ये नीचे आया जब हमने इस पर प्रेशर लगाया या इसने इसको ऊपर की तरफ धकेला। तो या तो वर्क हो सकता है कैसा, जिस वर्क को हम बोलेंगे एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन मतलब जब गैस फैलेगी, जब मैं इस गैस को हीट करने लगूं, यहां पर मान लो कि मैं इस गैस को हीट करता हूं, तो जाहिर सी बात है इसको एनर्जी मिलेगी, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस एनर्जी को लेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ये धक्का मारेंगे, तो ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है इसका, ये जो गैस है ये फैल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, फैलना। और या फिर क्या हो सकता है, मैं सिस्टम पर काम करूं कि साहब मैं यहाँ पर ऊपर से जो है काफी प्रेशर लगाऊं, तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट हमारी क्लास में कि मैं यहाँ पर कुछ वेट रख करके, कुछ वजन रख करके और ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगा सकता हूं। तो उस तरह का जो वर्क होगा वो होगा कंप्रेशन का। जो संपीड़न हम करते हैं, कंप्रेशन हम करते हैं, तो या तो हम इस पिस्टन को नीचे दबा करके जो कंप्रेशन होगा, संपीड़न जो होगा गैस का, उस तरीके से वर्क कर सकते हैं, या जो गैस है वो ऊपर की तरफ काम करेगी, उस तरह से काम जो है इसमें वर्क हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से हम वर्क ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहां पर दो चीजें चेंज हो रही हैं। अगर मैं इस प्रोसेस को करवा रहा हूं आइसोथर्मली, मतलब मैं इसको कह देता हूं कि साहब जो मेरा टी है वो 0 है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, आइसोथर्मली ये रिएक्शन हो रही है। तो आइसोथर्मली अगर रिएक्शन होती है तो प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों में चेंज होगा, ठीक है, इन दोनों में चेंज होगा कि अगर ये ऊपर फैल जाता है तो देखो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्रेशर जो है घटेगा, और अगर हम इसको नीचे की तरफ, पिस्टन को नीचे की तरफ लगाते हैं तो आप देखोगे कि वॉल्यूम घटेगा और अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम जो है उसमें चेंज होता है। इस तरह से हम इस थर्मोडायनेमिक वर्क को हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है यही आपका एक्सपेंशन वर्क या कंप्रेशन वर्क कहलाता है, ठीक है। और ये एक तरह का मैकेनिकल वर्क ही है जो हम यहां देख रहे थे, जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। वर्क जो मैकेनिकल है, जब हम उस किसी भी चीज पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वो कुछ दूरी तक मूव करता है, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो किस तरह से उसको हम देखते हैं कि सब कितना काम उस पर हुआ है। और अगर हम इस एक्सपेंशन वर्क को कैलकुलेट करना चाहें, ये जो एक्सपेंशन वर्क हम बता रहे हैं इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो क्या होता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वर्क जो है वो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, उसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए कि डिस्टेंस को डी से, है ना, एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ से, या फिर डी से भी, है ना। मैं यहां पर डी से कर देता हूं। तो ये जो फोर्स है इसको हम लेते हैं न्यूटन में, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, और जो डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं मीटर में। तो वर्क का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। वर्क का जो यूनिट आएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर। अच्छा, और गैस आप पढ़ते हो, अब गैस आप पढ़ते हो सब पीवी वर्क है। अब पीवी को अगर आप देखो तो सिंपली प्रेशर क्या है, प्रेशर है कि हमने एक फोर्स एक पर्टिकुलर सेक्शन एरिया पर लगाया। ये एक आपका सिस्टम है, इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, और मैं यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये फोर्स मैं लगा रहा हूं। ऐसा ही एक आपके पास में ये छोटा सिस्टम है, यहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया है, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया है, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया है। तो आप बताओ कि अगर मैं सेम फोर्स लगाता हूं इस एरिया पर, इस कम एरिया पर, तो ये जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। और अगर मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं ज्यादा बड़े एरिया पे, तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होगा, कम होगा, सिंपल। तो ये जो P है उसको हम बोलते हैं फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया, और इस देन मल्टीप्लाइड बाय V, ये V है ना। और अब आप देखो कि फोर्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो फोर्स को मैंने किस में रिप्रेजेंट किया है, आप न्यूटन में लेते हो तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन। एरिया, एरिया को किस में लेते हो आप, मीटर में, तो एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका मीटर क्यूब, है ना, क्यूबिक होता है ना, तो ये क्यूब, तो आप देखो ये मीटर स्क्वायर और ये क्यूब कट गया और ये क्या आ गया,
ये आपका आ गया न्यूटन मीटर, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एनएम से। तो ये भी वर्क है। कौन से वाला? ये गैस का जो थर्मोडायनेमिक पीवी मैकेनिकल वर्क है वो, और जो हमने ऊपर पढ़ा है वो। तो ये वाला वर्क और ये वाला वर्क, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अभी जैसा मैंने आपको कहा था कि थर्मोडायनेमिक जो वर्क है और जो हमने पहले पढ़ा वो मैकेनिकल वर्क, और थर्मोडायनेमिक जो पीवी वर्क है वो भी एक टाइप का मैकेनिकल वर्क है। तो इससे आप प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ ये मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो अगर बेटा मैं यहां पर एक सिस्टम को कंसीडर करूं, मान लीजिए कि ये आपके पास में एक सिस्टम है, ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया और यहां पर एक पिस्टन मैंने लगा दिया, ये पिस्टन मैंने लगा दिया है ना। इसको मैं कहता हूं कि साहब ये मैंने इस पर पिस्टन लगा दिया और यहां पर कुछ ना कुछ गैस जो है वो इसके अंदर भरा हुआ है। अभी जो गैस है ये ऊपर एक प्रेशर लगा रही होती है जिसको हम बोलते हैं पी इंटरनल। गैस का कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, अब मॉलिक्यूल्स शांत तो बैठे नहीं है, आपको मालूम है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और रैंडम मोशन करते रहेंगे तो वो क्या करेंगे, इस दीवारों पर भी प्रेशर लगाएंगे और यहाँ इस पिस्टन पे भी प्रेशर लगाएंगे। तो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, क्योंकि दीवारें तो हिल नहीं सकती लेकिन पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, तो ये जो एक प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पी इंटरनल। पी इंटरनल प्रेशर लग रहा है। ओके तो और यहां ये जो पिस्टन है यहां ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। मैंने यहां पर कुछ वजन नहीं रखा, ठीक है ना, और मान लो कि मैं रख भी देता हूं, आप कहोगे साहब इसमें वजन नहीं रखा तो प्रेशर कहां से आ गया, तो मैंने इस पे वजन भी रख दिया, तो ये वाला जो प्रेशर ऊपर से जो लग रहा है वो होगा पी एक्सटर्नल। तो ये तो आंतरिक प्रेशर है, आंतरिक दाब, और ये है बाह्य दाब, है ना, पी एक्सटर्नल। ये इस गैस पर लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है और जो पी एक्सटर्नल है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और ये जो पिस्टन है ये मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन हम यूज करते हैं। अब ये जो गैस है जो यहां प्रेशर लगा रही है और ऊपर से प्रेशर लग रहा है अब देखो मैं इस एक वजन को, इस वाले वजन को यहां से हटा लेता हूं, ये मैंने यहां से हटा दिया इसको यहां से। तो जब हटा दिया तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ही है, लेकिन ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो पी एक्सटर्नल है ये कम हो जाएगा और ऊपर अंदर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो ये प्रेशर जो है वो जो ज्यादा है वो इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा और ये पिस्टन जो है वो यहां इस वाली स्थिति में आ जाएगा, नई स्थिति में यहां पर आ गया। तो कुल मिलाकर के आप यहां देखोगे कि एक ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं DL से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इसमें हो गया, ये मूव कर गया। तो जो यहां गैस क्या हुई, एक्सपेंड हुई, तो मैं कह सकता हूं कि जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है ये हो जाएगा वही सेम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, मैंने अभी आपको बताया कि गैस एक्सपेंड हो रही है, और किसके अगेंस्ट, ये जो ऊपर जो इससे जो प्रेशर लग रहा है, ये जो मैंने यहां वजन रखा हुआ है, इनकी वजह से इसके अपोजिट, इसके रखे होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, ये इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा वजन हटाया है यहां से, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है ये जो फोर्स है ये क्या है, अपोजिंग फोर्स। और ये निगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट ये वर्क कर रहा है, और वही मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अब मैं इसको देखो जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग रखें, तो देखो वर्क ऑफ एक्सपेंशन को हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो फोर्स हम ले रहे हैं ये वाला अपोजिंग फोर्स, इसको हम बोल देते हैं कि साहब फोर्स क्या होता है। अब यहां पर आओ, अगर आपका P जो है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय A, सिंपल, ठीक है ना। तो आप यहां पर फोर्स की जगह क्या रख सकते हो, P मल्टीप्लाइड बाय A रख सकते हो, तो ये माइनस P मल्टीप्लाइड बाय A। और ये P कैसा है, ये P है एक्सटर्नल, क्योंकि अपोजिंग फोर्स, ये जो वेट रखे हुए हैं इसकी वजह से ही तो ये फोर्स ऊपर की तरफ
लग करके इसको ऊपर लेके जा रहा है, तो ये जो P है वो हमारा है P एक्सटर्नल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये dl, ये जो छोटा सा डिस्टेंस जो ये ऊपर ट्रेवल करके गया है वो, तो हम यहां लिख देते हैं इसको dl। अब हमको मालूम है कि क्रॉस सेक्शन एरिया और डिस्टेंस ये होता है वॉल्यूम। जैसे अब ये आपके पास में कंटेनर है, इतना गैस भरा हुआ है या इतनी कोई चीज भरी हुई है, तो ये कितनी जगह में है और साथ में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। जैसे मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा चौड़ा है, इसका एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये जो गैस होगी वो यहां तक ही आएगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये जो चीज है ये होती है वॉल्यूम। तो क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज है तो ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं dv, ठीक है। और ये P एक्सटर्नल आपके पास में है ही, तो ये माइनस का साइन है और ये हमारे पास W है। और ये W भी कैसा है? ये मैं कहता हूं कि ये छोटा सा वर्क है, क्योंकि dW के लिए dl छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क भी क्या हो गया? ये छोटा सा हो गया, छोटा सा काम हुआ वहां पे। और अगर मैं इसका जो वॉल्यूम है, इसका इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम मान लीजिए कि V1 है, और मैं इस पिस्टन को धीरे धीरे ये वेट हटाता जाता हूं और ये पिस्टन ऊपर आता जाता है, और लास्ट में ये पिस्टन क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और इस समय इसका वॉल्यूम जो है वो मान लीजिए कि V2 है। तो मैं इसको वर्क को, ये जो एक एक मैंने यहाँ पे वजन हटाया है, तो इसको मैं हर एक स्टेप के लिए क्या कर सकता हूँ? इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये जो पूरा एक्सपेंशन वर्क कितना हुआ कि साहब इस V1 से और इस V2 तक जब ये एक्सपेंड हुई है गैस, तो उस समय टोटल वर्क कितना है? तो मैं कह सकता हूं यहां पर जब वर्क का जब इंटीग्रेशन करता हूं तो ये जो dw है वो w में कन्वर्ट हो गया, और यहां मैं क्या करता हूं कि V1 से लेकर के और V2 तक इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, और माइनस ई P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय dv, ये मेरे पास में। अब क्योंकि हमें मालूम है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ये जो ऊपर का जो प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि जो W की जो वैल्यू है, इसको P को आप ले लो बाहर, और ये V1 से लेकर के V2 तक, और ये dv, इसको जब आप करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वर्क की वो क्या आएगी? अच्छा, ये माइनस साइन है यहाँ पे, P एक्सटर्नल, और ये आ जाएगा आपका V2 माइनस V1, क्योंकि हमने इसको V1 से V2 तक इंटीग्रेट किया है। तो ये जो W है, ये जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, ये वैल्यू आती है आपके पास में P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय E, और ये जो वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है इसको हम dV से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो वर्क आया है ये एक्सपेंशन वर्क आया है, और एक्सपेंशन वर्क का मतलब क्या है कि इस गैस ने, ये जो सिस्टम हमारा है गैसियस सिस्टम, इसने काम किया है, और इसने काम किया है इसलिए जो हमारा ये जो वर्क है वो किसमें आया? नेगेटिव। सोचो कि अगर मैं इस सिस्टम में एक्सपेंशन ना करके क्या करता? कंप्रेशन करता, मैं इसको संपीड़ित करता, इसको जो है इसको वजन लगा लगा करके नीचे की तरफ धक्का देता, तो ये जो अपोजिंग फोर्स था, ये अपोजिंग फोर्स कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं तो इसको सीधा ऊपर से ही दे रहा हूं, तो ये माइनस में होता नहीं, और माइनस में नहीं होता, तो ये जो वैल्यू आती वर्क की, जब सिस्टम पर हमने काम किया है, तो जो वर्क की जो वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी? वो पॉजिटिव में आती है। तो अगर यहां पर आप कहो कि जो एक्सपेंशन वर्क है, ये हमेशा क्या होगा? इसमें जो साइन आप दोगे वो क्या दोगे? निगेटिव साइन दोगे, निगेटिव। और अगर आप इसको कंप्रेशन वर्क देखते हो तो जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव वर्क होगा, या उस पर हमने काम किया है, सिस्टम पर काम किया है, इसलिए वो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो जब भी आपको कभी वर्क लिखना पड़े कि साहब किसी सिस्टम पर काम हो रहा है या सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि वहां पर वो किस तरह के वर्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका वो एक्सपेंशन वर्क है तो वहां पर आप वैल्यू को लोगे माइनस, और अगर वो कंप्रेशन वर्क है या सिस्टम पर काम किया है, यहां पर आप बोल सकते हो बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन वर्क क्या है? बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। और ये क्या है? ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया, ठीक है ना।
इसको जब हम जब इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा कि ये क्यों प्लस क्यों आ रहा है। अभी भी आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन वहां और क्लियर होगा। ठीक है ना? इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कि ये आप हो और आपके पास में 100 रुपए है, ठीक है, और मैं आपको कुछ और रुपए दे देता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपको 20 रुपए दे दिए, तो अब आपके पास में टोटल रुपए कितने हो गए? 120। तो जाहिर सी बात है, मैं यहां पर आपको क्या करूंगा? प्लस का साइन, ये जो वर्क हुआ है ये क्या है? प्लस में आएगा। और मैं, आपके पास 100 रुपए है, मैं आपसे 20 रुपए ले लूं तो यहां पर आपके पास 80 बचेंगे, तो ये जो साइन आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि आपने सिस्टम के द्वारा काम करवाया है। आपने खुद कुछ नहीं किया। आपको कोई एक चीज चाहिए थी 20 रुपए की, वो आपने सिस्टम से ली है। ठीक है ना? तो या तो आप सिस्टम को दे रहे हो या आप सिस्टम से ले रहे हो। तो जब आप सिस्टम को दे रहे हो तो आप सिस्टम पर काम कर रहे हो और वहां पर वो पॉजिटिव साइन आएगा। और जब आप सिस्टम के द्वारा काम करवा रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी जाहिर सी बात है कम होती जाएगी, इस वजह से वो जो वर्क होगा वो निगेटिव में आएगा। तो आई होप ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो रही होगी। तो एक बार अलीना ने कहा था कि सब वहां फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो हमेशा नेगेटिव वर्क हम लेते हैं, जो वर्क की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि देखो, जब हम वहां पर मैकेनिकल वर्क, हम किसी भी टाइप का कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम हमेशा सिस्टम से काम करवाना चाहते हैं। हम सिस्टम पर काम नहीं करवाना चाहते। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि सिस्टम हमारे लिए काम करे। ठीक है ना? हम उससे कुछ ना कुछ अपना काम करवा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो दैट इज वाई वहां पर जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। लेकिन अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करते हो तो वो वर्क जो है वो नेगेटिव में ना आकर के वो पॉजिटिव में आता है। तो ये जो वर्क है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू रखता है, डिपेंड करता है कि हमने सिस्टम के साथ में किया क्या है। ठीक है? तो ये हमारी एक बात थी कि साहब वर्क क्या होता है। तो हमने यहां वर्क समझा कि W इक्वल्स टू P डेल V, और प्लस माइनस डिपेंड करता है कि कैसा हमने सिस्टम के साथ में बिहेव किया है, सिस्टम से काम करवाया है या सिस्टम के द्वारा काम किया है, करवाया गया। तो एक जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि साहब ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस हमने किया, यहाँ ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस किया, मैंने कहा कि यहाँ सब टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, हम उस टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, और फिर भी यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं? गैस को एक्सपेंड करवा रहे हैं या गैस को कंप्रेस जो है वो करवा रहे हैं। तो अगर हम कोई एक आइसोथर्मल प्रोसेस लें, और कैसा सिस्टम लें? रिवर्सिबल सिस्टम लें। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि रिवर्सिबल सिस्टम है। रिवर्सिबल सिस्टम का मतलब क्या है कि जब ये V1 से और V2 तक पहुंचेगा और यहाँ पे बहुत सारे वजन रखे हुए हैं, मैं थोड़ा 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 करके वो वजनों को हटाऊंगा, और ये जो पिस्टन है ये थोड़ा थोड़ा करके क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा, और सबसे ज्यादा वर्क यहां पर होगा। तो जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस मेरा है, वहां पर एक मैक्सिमम वर्क आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम वर्क। और अगर आप ये सारे के सारे वजन को एक साथ हटा लोगे तो सिस्टम इरिवर्सिबल हो जाएगा। वहां पे जो वर्क मिलेगा वो मैक्सिमम नहीं मिलेगा, वो एक वर्क मिलेगा, उसको आप मैक्सिमम वर्क नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वर्क क्या होता है, कब आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो तब मेहनत करनी पड़ेगी जब अंदर और बाहर ये जो दो अपोजिंग फोर्सेस लग रहे हैं, गैस ऊपर लगा रहा है और पिस्टन नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये जब क्या होंगे? लगभग बराबर होंगे, तब जो है गैस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पिस्टन को ऊपर उठाने में। और अगर दोनों का जो डिफरेंस है प्रेशर का, वो अगर वैसे मान लीजिए कि यहां अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो 100 पास्कल का लग रहा है और ऊपर जो है वो मान लीजिए कि 10 पास्कल का लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 100 बहुत ज्यादा है, गैस तुरंत ऊपर धक्का देगी और इस पिस्टन को V1 से V2 तक एक सिंगल उसमें लेकर के आ जाएगी पोजीशन में। और अगर यहां पर मान लीजिए कि 100 है और बाहर का जो प्रेशर है वो मान लीजिए कि 99 है, 98 है, तो इसमें डिफरेंस कम है, तो इस गैस को बहुत प्रेशर ऊपर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो वर्क हो रहा है वो वहां बहुत मैक्सिमम हो रहा है। तो ये जो मैक्सिमम वर्क है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, इस पर अगर हम बात करें तो सेम देखो वही सिस्टम हमारा हमने लिया कि हमने एक यहाँ पे पिस्टन लिया, इसमें गैस भरा इस कंटेनर में, और हम जानते हैं कि जो इंटरनल प्रेशर है, ये जो अंदर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर वो ज्यादा होगा तभी वो एक्सपेंड
कर पाएगा गैस को या ऊपर पिस्टन को धकेल पाएगा। जो एक्सपेंशन वर्क है वो तभी हो पाएगा जब इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो पी इंटरनल है, जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या है, पी एक्सटर्नल से ज्यादा है। बाहर का प्रेशर कम और अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो तो थोड़ा सा प्रेशर में जो चेंज आएगा वो जो डीपी है, थोड़ा सा प्रेशर में जो चेंज है वो क्या होगा, उसको हम कह सकते हैं कि पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल, ये हम कह सकते हैं। और हम ये जो छोटा छोटा स्टेप के अंदर इसके एक एक वजन को हटाएंगे और वो जो छोटा छोटा स्टेप में जो परिवर्तन होगा वॉल्यूम में, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जैसे जैसे वजन हटाते जाओगे वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो वर्क हुआ है वो छोटे से वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से वो हमारे पास में है वो छोटा सा वर्क, जिसको हम डब्ल्यू बोलते हैं, DW, छोटा सा वर्क। और वो वैल्यू आती है आपकी पी, ये हमने यहां पर दे रखा है, पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डीवी। ठीक है ना, ये छोटा वॉल्यूम में चेंज हुआ है इसलिए हमने इसको डीवी लिया है। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो गया और एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो गया। अब हम अगर, लेकिन अब आपको मालूम है कि ये जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल नहीं, हमको इंटरनल प्रेशर के टर्म में बात करनी है कि वो अंदर से कितना प्रेशर लगा रहा है, ये जो गैस है वो अंदर से कितना प्रेशर लगा रही है, तभी तो एक्सपेंशन होगा, तभी तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाएगा और V1 से हम V2 तक पहुंचेंगे। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P इंटरनल माइनस dP। ये P एक्सटर्नल है ना, इसको मैंने इधर ले लिया और इसको इधर लेकर के आ गया, रीअरेंज कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास में कुछ इस तरह की आ गई। अब ये हमने P एक्सटर्नल क्यों निकाला है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे P एक्सटर्नल है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जब ये वैल्यू यहां पुट हो जाएगी तो हमारे पास में जो वर्क आया, छोटा सा वर्क में जो चेंज आया वो क्या आया, वो आया हमारे पास में DW इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस तो है ही हमारे पास में ये वाला, ठीक है ना, सो माइनस। देन अब ये P एक्सटर्नल की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, P एक्सटर्नल की वैल्यू है P इंटरनल माइनस DP और फिर क्या है मल्टीप्लाइड बाय DV। ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया। और इसको ये जो भी साइन लगे हुए हैं इनको अगर आप सॉल्व कर दो, यहाँ पे हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस P इंटरनल रहेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये DV हो गया। देन फिर इसको किया तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास में प्लस और ये वैल्यू हो गई आपकी DP और ये इसको DV से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू होगी DV। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास में, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये बहुत ही कम वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है ये छोटा सा प्रेशर में परिवर्तन और ये छोटा सा वॉल्यूम में परिवर्तन और दो छोटी वैल्यूज को अगर आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, अगर आपके पास में ये वैल्यू हो क्या 0.01 और वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो भी वैल्यू हो 0.01, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। तो देखो ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो गई, तो दो छोटी वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत छोटी वैल्यू आती है, तो ये जो पूरा